नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पे। प्यारे बच्चे, आप सभी CUT 2026 की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो मैं आज आपके लिए CUT 2026 का सिलेबस लेकर आया हूं। जितना ये सिलेबस टाइम मांगता है उतना हम टाइम देंगे। ये सिर्फ मांगता है 1 मिनट, क्योंकि हमें सिलेबस को समझना है। बाकी चीजें हमको टॉपिक में यहां पर कवर करनी है। और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो टॉपिक होगा आपका वर्णमाला। सबसे पहले आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, बेशक ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और तैयारी कैसे चल रही है, कोई समस्या समाधान मेरे लायक हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखो, अगर हम देखें कि CUT 2026 हिंदी का अगर हम सिलेबस के रूप में बात करें तो मैं इसको 3 मेजर पॉइंटों में डिवाइड करता हूं। और मैं क्या, सारे टीचर जो हैं ये 3 पॉइंटों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ग्रामर, जिसे आप व्याकरण के नाम से जानते हैं। यहां पर वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, संधि, समास और विराम चिन्ह जैसे जो सब्जेक्ट है वो आपको यहां पर पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन शब्द एवं वाक्य यानी कि वर्ड और सेंटेंस में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य, वाक्य, त्रुटि, मार्जन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थमक शब्द, अनेकार्थी शब्द, और ये पूरा पार्ट आता है थर्ड पार्ट साहित्य और भाषा का। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये जो रचना है ये किस लेखक की है, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, आपसे पूछ ले कि रत्नावली किसकी है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो ये रत्नावली किसकी है किसकी नहीं है आगे का विषय है, और हम साहित्य में इसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे। तो अपठित गद्यांश जो बच्चे नॉर्मल सोच पाते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, जो थोड़े कमजोर होते हैं वो इसको करने में थोड़े से असक्षम यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं आपको गद्यांश के बारे में भी करा रहा हूं, हिंदी भाषा का विकास के बारे में भी करा रहा हूं, और प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं के बारे में भी करा रहा हूं कि रत्नावली किसकी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और पहला टॉपिक जो वर्णमाला है उसकी शुरुआत करते हैं। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले एक चीज देखते हैं, वर्णमाला। ठीक है, देखो किसी भी चीज को आपको पढ़ना है तो सिंगल टाइम पढ़ो, ऐसे टीचर से पढ़ो कि एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएं। वर्णमाला क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। अगर वर्णों को एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका लगाया जाए तो वह आपका वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, ये आपकी आएगी, तो मैं एक डेफिनेशन लिखवाई दे रहा हूं आपको। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। आप जिस किसी भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, ठीक है, आपका कोई भी आपका 12th लेवल का कॉलेज होगा, 10th लेवल का, तो वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो स्टेयर बाय स्टेयर होता है। पहली स्टेयर पर छोटे बच्चे, फिर उस हाइट की लंबाई के बच्चे, फिर ऊंची लंबाई के बच्चे, जिससे कि बोर्ड पर सभी लोग समान रूप से देख पाए। तो वहां पर आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, व्यवस्था होती है। ऐसे ही प्यारे साथी वर्णमाला में वर्णों को रखने की क्या होती है, व्यवस्था होती है। अब बात आती है कि भैया दो चीज हमने पढ़ी हैं यहां पर, एक तो हमने पढ़ा है अक्षर और एक पढ़ा है आपका वर्ण, कि अक्षर क्या होता है और आपका वर्ण क्या होता है। ठीक है, जब मुख से निकली हुई जो ध्वनि है वो आकाश में आपकी पूरी तरीके से व्याप्त हो जाती है या फैल जाती है, तो उसे हम अक्षर, और जो वर्ण जो होता है जब मुख से निकली हुई ध्वनि को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो इनकी भी डेफिनेशन यहां पर लिख लेंगे, एक बार नोट्स बना लो। मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिवीजन कर लेना। जो बड़ी मैराथन क्लासेस हो वहां पर आ जाना, एक सिंगल बार में तुम्हारा पेपर मैं निकाल के दिखा दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मेरी क्लास में आना है। लिखो फटाफट इसे, मुख से निकली ध्वनि जब आकाश में व्याप्त या फैल जाती है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग।
तो इसे आप लोग इस चीज के बारे में जान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूं जिससे मैं आपको चीजों को अच्छे तरीके से और समझा पाऊं। अब वर्ण क्या है? जब मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वर्ण कहलाती है। जब मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है मेरे भाई? तो वह आपकी वर्ण कहलाती है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसे मैं हटाऊंगा थोड़ा सा। इस तरीके से आप लोग इसको अलग से आप लोग ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। ब्रैकेट में बंद करने का सबसे बढ़िया फायदा पता है क्या होता है मेरे भाई? ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। अक्सर ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि अलग अलग आपको अच्छे तरीके से विजिबल होती हैं। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम यहां पर कोई दूसरी चीज लगाएं, वो अलग तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी जो रफ सीट है या फेयर है, जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से लिखो, बशर्ते आप एग्जाम में जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 50 के 50 तो में आने चाहिए। 40 कंपलसरी करने होते हैं तो 40 तो करके ही आओगे। मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे 50 में से 50 करके आओगे, बशर्ते तुम्हें मेरी शर्तों पर पढ़ना होगा। जैसे मैं रिवीजन कराने की बोलूंगा वैसे तुम्हें रिवीजन करना होगा। यहां तक बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्णमाला का विभाजन, ठीक है। तो यहां पर अगला टॉपिक क्या है इसी का? वर्णमाला का विभाजन। थोड़ा सा सुंदर बना दें, जिसे टीचिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बोर्ड वर्क। आजकल बहुत काम चल रहा है इस बोर्ड वर्क पर, ठीक है। तो बोर्ड वर्क पर क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा काम चल रहा है। देखो यहां पर सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पर, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि फर्स्ट नंबर पर आपका क्या होता है, पहले होता है आपका फर्स्ट नंबर पर जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो ध्यान रखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। एक एक करके बताऊंगा आपको सारी चीजों को। दूसरे नंबर पर होता है आपका अयोगवाह, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होता है आपका? अयोगवाह। तीसरे नंबर पर क्या होता है आपका? व्यंजन। अब भैया अयोगवाह की संख्या नहीं बताई, ध्यान रखो, बोला करो। अयोगवाह की संख्या कितनी बताई है? 2। व्यंजन की संख्या कितनी बताई है? 33, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा होगा आपको कि संयुक्त व्यंजन आपका क्या है। तो जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, आगे आप देखेंगे तो वो संयुक्त व्यंजन है। संख्या होती है 4। फिर होता है पांचवा आपका उच्छिप्त व्यंजन। अब उच्छिप्त वर्ण या उच्छिप्त व्यंजन, अब यहां पर संख्या टोटल देखेंगे 11 और 2 कितनी हो गई? 13 ये हो गई, ठीक है। 33 ये हो गया, 4 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो संख्या टोटल कितनी हो गई? 2। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं 4 और 2 6 और 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो टोटल आपके हिंदी में जो वर्ण है ना, वो कितने हैं आपके? 52। तो हिंदी में प्यारे साथी वर्णों की संख्या यहां पर मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूं कि ये वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। किस प्रकार होती है? 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 3 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर, 5 उच्छिप्त व्यंजन और टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं आपके 52। अब आगे बढ़े, समस्या है कोई आप लोग लिख सकते हैं, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो आगे अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले भैया आपने नाम लिया था एक प्राणी का जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। तो क्या मैं इस प्राणी को थोड़ा सा रंग बखेड़ दूं इसके अंदर? क्या ठीक है भैया, रंग बखेड़ दो। मैं इस प्राणी में क्या कर रहा हूं? रंग बखेड़ दे रहा हूं। अब मैं यहां पर काला कलर ले सकता हूं। तो जो स्वर होते हैं, ठीक है, ये 11 होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं? आपका छोटा आ होता है, आपका बड़ा आ होता है, इसी तरीके से पढ़ेंगे, छोटी ई होती है, आपकी बड़ी ई होती है, आपका प्यारे साथी छोटा ऊ होता है, आपका प्यारे बच्चे बड़ा ऊ होता है, आपकी प्यारे बच्चे जो क्या होती है, रे ऋषि होती है। ठीक है, ये ए पे एड़ी होती है, ये ए पे ऐनक होती है, ये आपका ओ, और ओ पे प्यारे साथी क्या होती है, औरत होती है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब भैया इसी के साथ आप मुझे बता दो अयोगवाह, इसी के साथ आप मुझे बता दो अयोगवाह, मैं इसी में मेंशन करके लिख लूंगा। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, बता देते हैं। देखो अयोगवाह जो होते हैं, एक तो ये ए होता है, तो मैं थोड़ा सा अलग करके लिख दूं, है ना, अंगूर वाला ए, और एक प्यारे साथी आपका विसर्ग वाला है। इस वर्ण को बोलते हैं, अगर देखो दोनों को क्या बोलते हैं, ध्यान देना, यहां पर दोनों को यहां पर बोलते हैं अयोगवाह। अगर इनको अलग अलग बोला जाए तो ये अंगूर वाला जो है इसे बोलते हैं मेरे बच्चे अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, विसर्ग। क्लियर। अब आपसे पूछे कि निम्न में से अनुस्वार कौन सा है, तो आप बता देंगे ये अनुस्वार है। निम्न में से विसर्ग कौन सा है, बता देंगे आप। निम्न में से अयोगवाह कौन से हैं, तो दोनों अयोगवाह हैं मेरे भाई। साथ में स्वरों के बारे में पूछा जाए तो ये स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। कि वर्णमाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक क्लास में खत्म हो जाए। मोस्टली आपको यहां पर 3 से 4 घंटे देने होंगे अगर वर्णमाला को समझना होगा। तभी तो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़े रहो, पहली क्लास से लास्ट क्लास तक 50 में से पूरे 50 करके आओगे। साहित्य में अगर कोई घटना 1 से ऊपर देखने को मिल गई तो एक आध नंबर का छूट सकता है, लेकिन आपके जो 40 क्वेश्चन है उनमें से आपको पूरे सवाल यहां पर मिल जाने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके भैया अब आपने पढ़ाया मुझे कि स्वर अयोगवाह। अब व्यंजन बता दो 33 कौन से होते हैं। अब लिख लो भाई व्यंजन। अगर मैं व्यंजनों को तोड़ूं तो व्यंजन होते हैं प्यारे साथी स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब भैया स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। संख्या कितनी होती है, 25। ये संख्या आपको याद रखनी है कि संख्या कितनी होती है, 25 आपकी संख्या होती है। अब कैसे लिख सकते हैं, के खे, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, के खे घे घे अणे। ठीक है, चे छे झे झे ने। ठीक है, टे ठे डे ढे अणे। तो कितने हो गए भैया, भैया ये हो गए 15। अब आगे और बता दो, 15 तो आपने बता दिए, आगे और बताओ। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं ते थे धे धे और ने। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, पे फे भे भे भेड़ वाला भे, और प्यारे बच्चे में। कितने हो गए भाई, कितने हो गए, टोटल आपके 25 हो गए। 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 हो गए। तो 25 या 5 5 जा 25। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे ही पढ़ना है आपको अलग अलग ड्राइव करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। भैया 25 तो आपने बता दिए, और बताइए। देखो व्यंजन टोटल होते हैं 33। 25 में स्पर्श व्यंजन ये होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। एक बार आप इन्हें नोट कर सकते हैं, कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। अब इस तरीके से अब चलते हैं प्यारे साथी, आपका एक होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ जो व्यंजन होता है वो 4 होते हैं। कौन से, ये रे ले और वे। ठीक है, फिर होता है प्यारे साथी आपका ऊष्म संघर्षी
ये जो से वाला ग्रुप है ना, वो ऊष्म संघर्षी होता है, जहां पर बोलने से गर्मी निकलती है। से है, तो ये वाला, तो से है, ठीक है। चलिए, तो सलजम वाला, षटकोण वाला, सपेरा वाला और है हल। फिर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। अब देखो, अब व्यंजन कितने हो गए, यहां पर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि भैया जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, 25, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो भैया संख्या कितनी है, 4, ठीक है। आपका फिर कौन सा आता है, अंत्यस्थ को एक बार साफ करके लिखेंगे, अंतस्थ व्यंजन। फिर आता है आपका ऊष्म संघर्षी, ठीक है। ये आपका होता है 4। तो टोटल 4 और 4 और 25, तो 8 ये हो गए और 25 हो गए, टोटल आपके 33 हो गए ना। तो स्वर 11, अयोगवाह 2, और यहां पर आपके जो व्यंजन है वो 33। अब यहां पर आप लोगों को मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा ये चीज करने वाली है। फिर मैं यहां पर एक और चीज बता के जा रहा हूं तुम लोगों को, कि ध्यान दो इस बात पे कि भाई भैया ने क्या बताया था, ठीक है। अब इस पे आ जाओ फटाफट। एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, सबसे पहला संयुक्त व्यंजन जो होता है वो फर्स्ट पर, वो 6 क्षत्रिय होता है। और ये किससे बनकर बना है प्यारे साथी, के, आधा के और प्लस से मिलकर बना है। दूसरा जो होता है वो त्रय त्रिशूल वाला होता है, और ये आधा ते और प्लस आपका रे से मिलकर बना है। तीसरा जो होता है, अगर मैं बात करूं 6 छत्री, तय त्रिशूल और प्यारे साथी गे ज्ञानी वाला, तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये आपका जय और प्लस आपका ने, जो अणे खाली वाला ने है उससे मिलकर बना है। यहीं पर चौथा लिख दूं, ठीक है। चौथा लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा ये ऐसा करना होगा, कोई बात नहीं, इस तरीके से चीजें आपकी हो जाती हैं। तो यहां पर हम इसे ठीक है, चलो अब ये आपको दिखाई देगा। फिर चौथा जो होता है वो होता है श्रेय श्रमिक वाला, ये वाला। तो ये किससे बनता है, से और प्लस आपका किससे बनता है मेरे भाई, से बनता है, सॉरी से और रे से बनता है ये, ठीक है। से और किससे बनता है, रे से बनता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि भैया ये चीज है। तो से और रे से ये आपका बनता है, से आधा होता है, रे पूरा होता है। इस तरीके से आप लोग मुझे बताइए कि अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब कौन से बचे संयुक्त व्यंजन बता दिए, तो भैया 2 बचे। कौन से व्यंजन, जिसे आप उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, उच्छिप्त वर्ण कह सकते हैं या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं छोटा सा ही आपका एक डायग्राम लेकर चीजों को यहां पर आपको समझाई दे रहा हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमें इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं इसके बारे में दूसरा कलर से। तो देखो, ये आपका कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन। ये जो आपका डे डलिया होता है ना, इसके भी नीचे क्या लगा रहता है, बिंदु लगा रहता है, और इसके नीचे भी आपका इस तरीके से पॉइंट रहता है। तो ये उच्छिप्त व्यंजन है, मतलब किसी दूसरी भाषा से जो हमें प्राप्त व्यंजन है उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कोई सवाल गलत नहीं छोड़ेंगे। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया, भाषा समझ में आई, क्या दिक्कत है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टूडियो की जो बोर्ड है उसकी हाइट थोड़ी कम है, तो तुम्हारा भाई जो क्या है बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो जाता है। कभी बोर्ड ढक जाए तो एक बार आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी हाँ, अगर टॉपिक में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए,
तो आप लोग निसंकोच जो जैसा बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, समझा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा जो टीचर जो बनाया जाता है वो स्टूडेंट के द्वारा बनाया जाता है। अंत में मुझे एक पंक्ति याद आती है बड़ी, उसके बाद मैं आगे के सेशन में आगे बढ़ूंगा। दो तीन पॉइंट और मुझे यहां पर कराने हैं, ठीक है। मैं कल भी तलाश में था, मैं आज भी तलाश में हूं, ध्यान देना। मैं कल भी तलाश में था, मैं आज भी तलाश में हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। तो हमेशा प्यारे साथी खुद से बेहतर बनिए और एक डायरी ले लीजिए, और डायरी में अपने स्टडी नोट्स हो गए, क्या आपको करना है, पढ़ना किस तरीके है, टाइमिंग आपकी बांध के चलिए, क्योंकि डायरिंग जो आपका जो ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो डायरी रखा कीजिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहले बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी, और मैं मेंशन कर रहा हूं मौखिक इकाई। दो सवाल कर रहा हूं आपसे, और ये दो सवाल उन बच्चों से हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखी है हिंदी। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो उनके लिए मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई यहां पर। अब देखो, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है, ध्वनि, और लिखित इकाई क्या कहलाती है, आपकी वर्ण। अब आपने ये क्यों कराया, सवाल आखिरकार पूछा कैसे जाता है, आपके दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बननी चाहिए। देखो, अगर पेपर में सिंपल पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, ध्वनि के साथ जाएंगे। आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप किसके साथ जाएंगे, ध्वनि के साथ जाएंगे। लेकिन अगर वो आपको पॉइंट देता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो यहां पर आपको मेंशन है कि अगर उसने लिखित इकाई पूछा तो मेरे बालक गलती मत करना, और क्या लिखना है, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। सीयूटी का पेपर हो, आराम से निकल जाएगा, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डेली क्लास में आना पड़ेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मेरी और आपकी जो मुलाकात होगी वो आप सभी से अगले सेशन में होगी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आप लोग बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।